सभी को नमस्कार। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। हम भारतीय संविधान का विकास निर्माण पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कंप्लीट पढ़ लिया था। इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट संपूर्ण पढ़ लिया था। इसके बाद में हम चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे। चार्टर एक्ट में हमने 1793 का चार्टर एक्ट और 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ लिया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें मैंने पढ़ाया था आपको कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। चीन के साथ व्यापार और भारत में चाय का व्यापार अभी तक पूर्ण जो वो है अधिकार वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का। बाकी सब एकाधिकार समाप्त कर दिया। चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी भी एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1813 तक के चार्टर एक्ट में हमने ये पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं। मैं बात करूंगा पढ़ क्या रहे हैं अपन, भारतीय संविधान का विकास एवं निर्माण। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का विकास एंड निर्माण। ठीक है, विकास एंड निर्माण। आगे चलते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट मैंने कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम चलते हैं आगे। चार्टर एक्ट हर 20 वर्ष, जब मैं 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ा था मैंने ये कहा था कि इसके व्यापारिक एकाधिकार को फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो हम चलते हैं। जब 20 वर्ष बढ़ गए तो कौन सा चार्टर एक्ट आ गया? ये आ गया 1833 का चार्टर एक्ट, है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं अपन, चार्टर एक्ट 1833, 1833। ठीक है, 1813 के बाद में जो चार्टर एक्ट आ रहा है 20 वर्ष के बाद में, वो है 1833 का चार्टर एक्ट। देखो 1833 में क्या होता है, यहां जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इस एक्ट के तहत, देखो ये अच्छे से समझते हुए चलेंगे। इस एक्ट के तहत मैंने 1813 में बताया था कि संपूर्ण एकाधिकार को समाप्त नहीं किया। चाय के साथ अभी भी पूर्ण रूप से अधिकार किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। चीन के साथ जो व्यापार कर रही है उसमें भी अभी तक अकेली ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर रही है, मतलब एकाधिकार किसका है? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये बातें थी 1813 तक। अब 1833 में क्या होता है, संपूर्ण एकाधिकार को, पूर्णतः जो एकाधिकार था भारत के साथ चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार भी समाप्त कर देते हैं। यहां पर आते ही, क्योंकि यहां पर आते आते फिर से मनमर्जी चालू थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो ब्रिटिश सरकार को लगता है कि एकाधिकार यहां इसका अब कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, शॉर्ट में लिख देता हूं EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्णतः, है ना, पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, अर्थात 1813 में क्या था, एकाधिकार को समाप्त किया गया, पूर्णतः नहीं, लेकिन यहां पूर्णतः कर दिया गया। वहां दो को छोड़कर लिखवाया था, यहां अर्थात दोनों आ जाएंगे यहां पर। अर्थात चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 1833 के एक्ट में क्या होता है, अब व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त हो गया है, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और यहां क्या किया जाता है, जो बंगाल का गवर्नर था, मैंने जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि बंबई और मद्रास को बंगाल के अधीन कर दिया गया था, और जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, यहां अब बंगाल का गवर्नर ही चल रहा है, गवर्नर जनरल चल रहा है, बंगाल का गवर्नर जनरल, यहां तक बंगाल का गवर्नर जनरल चल रहा था। लेकिन 1833 के एक्ट में उसको भी पदनाम बदल दिया जाता है। अर्थात इस एक्ट के तहत
इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल। देखो आ गया ना, भारत ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आती है, शासन करने लग जाती है, धीरे धीरे बंगाल के आसपास प्रांतों पर अधिकार करती है, और अब देखो भारत पर। पिट्स इंडिया एक्ट में मैंने ये भी कहा था कि जो भारतीय क्षेत्र था उसको ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया पहली बार। अब भारतीय क्षेत्र भी ब्रिटिश क्षेत्र कहलाने लगा है, इसका मतलब अधिकार व्रत स्तर पर हो गया है। और जो बंगाल का गवर्नर यहां तक सीमित था, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया है। देखो धीरे धीरे इनका वर्चस्व, प्रभुत्व देखो बढ़ रहा है, लेकिन चिंता मत करो, कुछ दिनों की बात है। बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसका पदनाम बदला है, सिर्फ व्यक्ति नहीं बदला है, पदनाम बदला है। तो पदनाम क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? प्रथम, है ना, यहां भारत की बात हो रही है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन बन रहा है यहां पर? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसको ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पर्सन है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब देखो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वहां पर क्या था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग। और बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। तो यहां पर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा? यही होगा। व्यक्ति नहीं बदला है, सिर्फ पदनाम बदला है। बंगाल की जगह भारत हुआ है, पहले बंगाल का यही था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस समय? 1833 की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ पदनाम बदल गया, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। बन कौन रहा है? वही व्यक्ति, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? भारत लग जाएगा यहां पर। गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। मैंने यहां कहा था उस समय जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा रहा था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। देखो इधर लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बना दिया गया। अब जब देखो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग से जुड़ी हुई है, उसको हमें पढ़ना जरूरी है। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया जाता है। किसको? सती प्रथा को समाप्त किया जाता है। देखो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1929 को अधिनियम, कौन सा अधिनियम? अधिनियम या इसी को कह दो धारा 17, है ना। देखो ये 17 कभी कभार कैसे लिखा हुआ आ जाता है, एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। सती प्रथा को समाप्त कौन सी धारा के तहत किया गया? तो 17 ऐसे न लिखकर कैसे आएगा? देखो ये क्या लिख दिया मैंने, ये 10 है, ये x नहीं है, ये 10 है, 10। और इसके बाद मैंने ये लिख दिया कितने? 5। कितने हो गए? 10 5 15 16 और ये लो 17। ऐसे आ जाता है कभी कभार, ये 17 है ना। तो धारा कौन सी है? 17। तो यहां पर मैं ऐसे भी लिख देता हूं, ये 10, है ना। ऐसे पूछ लेता है कभी कभार। अधिनियम 17 के तहत
सती प्रथा को समाप्त किया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिए, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, एक बार समझ लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, इसी एक्ट के तहत आगे क्या होता है, राजा राम मोहन राय के प्रयास सती प्रथा को रोक लगाया गया, और जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था वह प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बना। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं, इसी एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत ही प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। देखो, प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया जाता है, देखो इधर, इसी एक्ट के तहत भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। गठन कब होता है, यह गठन होता है 1934 में, 1834 में, 1834। और इसके अध्यक्ष कौन थे, किसकी अध्यक्षता में इसका गठन होता है, इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। देखो, ये हो गए प्रथम विधि आयोग। अब प्रथम शिक्षा आयोग का गठन भी होता है इस एक्ट के तहत शिक्षा आयोग का गठन किया गया, ठीक है। शिक्षा आयोग, प्रथम शिक्षा आयोग, ठीक है, यहां पर प्रथम लिख देते हैं, ठीक है। देखो इधर, इसका गठन कब किया गया, शिक्षा आयोग का, इसका गठन होता है कब, इसकी स्थापना कब होती है, 1835 को। और अध्यक्ष कौन, किसकी अध्यक्षता में होती है, अध्यक्ष कौन, अध्यक्ष वही लॉर्ड मेकाले। अब देखो, प्रथम शिक्षा आयोग का गठन किया जा रहा है किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में। इसीलिए लॉर्ड मेकाले को क्या कहा जाता है, शिक्षा के जनक, है ना, पाश्चात्य शिक्षा के जनक, पाश्चात्य, या इसी को कह दे हम अंग्रेजी शिक्षा के जनक। अंग्रेजी शिक्षा के जनक कौन है, लॉर्ड मेकाले, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ, 1834 में, किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड मेकाले की में। प्रथम शिक्षा आयोग का गठन कौन से एक्ट के तहत हो रहा है, ये इसी एक्ट के तहत हो रहा है, ठीक है। प्रथम शिक्षा आयोग का गठन कब, 1835 में, अध्यक्ष कौन, लॉर्ड मेकाले, है ना। इसलिए लॉर्ड मेकाले को क्या कहा जाता है, पाश्चात्य शिक्षा के जनक, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं अपन, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, यहां तक कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, मिटा दें, ठीक है। और इनको एक बार दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, अब इस एक्ट में भी क्या किया जाता है, इस एक्ट में भी इनके व्यापारिक एकाधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है ना। यहां भी एकाधिकारों को ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना, EIC के व्यापारिक एकाधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर कहा जाता है कि अब हम फिर आपके 20 वर्ष बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ब्रिटिश सरकार कहती है कि 20 वर्षों के लिए फिर हम आपको लाइसेंस दे रहे हैं। यदि इस बार 1833 में हमने आपके पूर्णतः व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया है,
यदि तुम ज्यादा करे तो तुम्हारे व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर देंगे कि तुम व्यापार करोगे ही नहीं, यदि तुम सही से नहीं चले तो, मन मर्जी करे तो, ठीक है। और ज्यादा करे तो तुम्हारे शासन को भी समाप्त कर देंगे, ठीक है। ये बात होती है कि आगे यदि दिक्कतें आई तो हम आपके व्यापारिक, संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को, तुम्हें व्यापार करने का अधिकार ही छीन लेंगे। अभी तो क्या है कि तुम प्रतिस्पर्धा में तो हो, एकाधिकार तो तुम खो चुके हो, लेकिन व्यापार करने का अधिकार भी खो दोगे फिर। ईस्ट इंडिया कंपनी ठीक है, हम व्यापार तो कर लेते हैं, हम सही से चलेंगे अब, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 20 वर्षों का लाइसेंस फिर मिल गया, तो अब फिर आगे 20 वर्ष कितने दिन बाद में मिलेंगे, फिर से 20 वर्ष बाद। तो 1833 में 20 जोड़ दिए तो 1853, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां आते आते अपनी मन मर्जियां जारी रखती है, नहीं सुधरती ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश सरकार फिर भेजती है इस एक्ट में लिखकर कि, इस एक्ट के अंदर लिख के भेजती है कि अब 20 वर्षों का कोई प्रावधान नहीं है। जिस दिन ब्रिटिश सरकार को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को घर बुलाना है, हम बुला लेंगे। तो इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 20 वर्षों का कोई प्रावधान नहीं था, कोई प्रावधान नहीं था। इसका मतलब अब कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जा सकता है, 1853 में ये कह दिया गया। और इसी एक्ट में क्या किया गया, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया, इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और पहली बार भारतीयों को सिविल सेवाओं में भाग लेने का मौका दिया गया या सिविल सेवाओं में शामिल किया गया। और जो पहले भारतीय थे सिविल सेवाएं पास करने वाले, वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो मैं कहूं इस एक्ट के तहत भारत में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया, भारतीयों को शामिल किया गया। भारतीयों को शामिल किया गया, सिविल सेवाओं का आयोजन किया गया भारतीयों को, जिसमें सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया। और जो पहले भारतीय थे, देखो यहां पर प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत, प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कब से मानी गई है, तो चार्टर एक्ट 1853 से मानी गई है ना। और सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया कि अब भारतीय भी सिविल सेवाओं में शामिल हो सकते हैं, पास होकर वो भी पोस्ट ले सकते हैं सिविल सेवाओं की। प्रथम भारतीय जो सिविल सेवा पास की, जिसने ICS है ना, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास की, वो कौन थे, प्रथम भारतीय जिसने ICS, इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा पास की या उत्तीर्ण की, ठीक है। वो कौन थे, वो थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और इन्होंने कब की थी, 1864 में। 1864 में ICS की परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1853 में भी यही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे।
1853 के एक्ट में ही प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया गया था भारत में। ठीक है, हमने पढ़ लिया 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। इससे पहले हम चार्टर एक्ट पहले भी पढ़ चुके हैं, 1793 का और 1813 का चार्टर एक्ट। आज हमने जो पढ़ा है वो 1833 और 1853 के चार्टर एक्ट को पढ़ा है। ठीक है, आगे की चर्चाएं हम आगे फिर 1857 की क्रांति आएगी, उसके बाद में 1858 का भारत परिषद अधिनियम आएगा और भारतीय गवर्नर जनरल का पदनाम फिर से बदल दिया जाएगा, है ना। और विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है वो पढ़ेंगे हम, इलाहाबाद घोषणा पत्र पढ़ेंगे, उसमें वायसराय कर दिया जाता है। आगे फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे। आगे की चर्चा अगली क्लास में करेंगे। इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि केडी क्लासेस नाम से जो अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब करो, शेयर किया करो, है ना। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जय श्री राम, राधे राधे।